हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास का पार्ट। और बेटा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड आपको रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था बेटा। आप याद करो, जब हम रेवेन्यू अकाउंट के फॉर्मेट पे थे बच्चों, तो हमने ध्यान से देखना कुछ शेड्यूल्स आपको समझाए थे, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अर्न्ड। दूसरा बेटा मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ क्लेम इनकर्ड, और तीसरा कमीशन। ये बातें मैंने बताई थी बेटा। मैंने आपको कहा था इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके के बिजनेस करती है। एक बिजनेस वो होता है जहां पर कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के पास आया, यानी कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के पास आया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोवाइड करवा दी। इससे बच्चों बोला जाता है डायरेक्ट बिजनेस, यानी कस्टमर और कंपनी ने आपस में डायरेक्टली काम कर लिया। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, हर इंश्योरेंस कंपनी पे रिस्क का एक्सपोजर फिक्स है भाई, एक लिमिट है हर इंश्योरेंस कंपनी पे। आईआरडी ये कहता है ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी बियॉन्ड लिमिट आप इंश्योरेंस करते जा रहे हो। कल को लोगों को नुकसान होना स्टार्ट हो गया तो आप इतना तो क्लेम पे ही नहीं कर पाओगे। यानी यहाँ पॉइंट ये है कि हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक लिमिट बांध दी गई है कि आप इतने रुपए तक, इतने अमाउंट तक आप क्या कर सकते हो, रिस्क एक्सपोजर ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा अगर आप रिस्क बांट रहे हो या रिस्क एक्सपोजर ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बेटा वो डेंजर जोन हो जाएगा। हो सकता है कल को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के चक्कर में खुद ही क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। तो इन सारी बातों को लेकर मैंने कहा था, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ये पब्लिक जो है ये बेटा नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास आती है। ये बहुत नामी एक रेपुटेड कंपनी है। जब इसके पास आई तो पहले ये कंपनी क्या करेगी, जितनी इसकी रिस्क लेने की बेटा कैपेसिटी है, जितने रुपए तक का ये रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है, वहां तक ये क्या करेगी, पहले तो खुद रिस्क एक्सेप्ट कर लेगी। और उस अमाउंट तक रिस्क लेने के बाद ये कंपनी जो है बेटा ये क्या करेगी, अब मान लो इसके 5,000 करोड़ रुपए तक रिस्क लेने की कैपेसिटी थी, तो 5,000 करोड़ तक का तो इंश्योरेंस खुद दे देगी, तो वो तो कहलाएगा डायरेक्ट बिजनेस। अब अगर 5,000 करोड़ के बाद भी कस्टमर इनके पास आ रहे हैं, अगर लोग इनके पास आ रहे हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो 5,000 करोड़ के बाद में जो पॉलिसीज आई उनको बेटा ये खुद इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करवा सकती, तो ये किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ये पॉलिसीज ट्रांसफर कर देती है। तो बच्चों से बोला जाता है री इंश्योरेंस, इसे बोला जाता है री इंश्योरेंस। अब यहां पर री इंश्योरेंस में दो कंपनी इन्वॉल्व होगी। पहले बेटा आपने देखा नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरी बच्चों ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर रिस्क हमारी कंपनी यानी नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिस्क ट्रांसफर कर रही है, तो हमारी कंपनी के लिए बोला जाएगा री इंश्योरेंस सीडेड। जो कंपनी बेटा पॉलिसी ट्रांसफर करेगा, जो इंश्योरेंस ट्रांसफर करेगा, उसके लिए बनेगा क्या बनेगा, सीडेड। और जिस कंपनी के पास ये ऑफर आया था कि आप इन पॉलिसीज पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा दो, और जिस कंपनी ने बेटा उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए बनेगा एक्सेप्टेड। इसीलिए मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, जब री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आता है तो मैंने क्या कहा था, हम री इंश्योरेंस के केस में जब हम प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमने री इंश्योरेंस सीड किया है, अगर हमने किसी दूसरी कंपनी को इंश्योरेंस ट्रांसफर किया है, तो हमें बेटा उसे प्रीमियम भी देना पड़ेगा। इसीलिए बेटा री इंश्योरेंस सीडेड के केस में प्रीमियम माइनस होता था, और अगर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है तो आपके लिए प्रीमियम क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। फिर बेटा मैंने कहा था जो क्लेम वगैरह होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको क्लेम के सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस बता देता है। जैसे वो कहता है कि कुछ खर्चे हैं जो क्लेम से रिलेट करते हैं। अगर क्लेम से रिलेटेड कोई खर्चा है बेटा, जैसे कि सर्वेयर फी, जैसे कि लीगल एक्सपेंस, तो ये सारी बातें बेटा क्लेम का ही पार्ट बनेंगी, यानी शेड्यूल नंबर 2 के अंदर ही दिखाया जाएगा। ऐसे बेटा कमीशन, इन सारी बातों को समझने के बाद हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाई थी, कुछ होमवर्क दिया था। उसके बाद में बेटा हम आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लो, ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। यहां पर मालूम आपको क्या समझकर चलना पड़ेगा,
देखो, जब भी इंश्योरेंस का प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो आपको कुछ बातें वहां पर समझकर जानी पड़ेंगी। तो अब मैं आपको यहां पर पिछली क्लास में जो जो बातें पढ़ाई थी ना बेटा, उन सारी बातों की मैं एक समरी टाइप में बता देता हूं। यानी अगर हम अपनी बातचीत को बेटा समराइज करें तो हमारी एक समरी टाइप में यहां पर कुछ मैं लिखना चाहता हूं। चलिए जी, क्या समरी निकल कर आती है, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या होगा, तीन चीजें, ध्यान से समझना बच्चों। तीन बातें लिखता हूं मैं। एक लिखता हूं बेटा मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस, डायरेक्ट इंश्योरेंस या डायरेक्ट बिजनेस, यानी डायरेक्ट इंश्योरेंस या डायरेक्ट बिजनेस एक हमारा केस बनता है। दूसरा बनता है री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का केस आ जाता है। और फिर आ जाता है री इंश्योरेंस सीडेड का केस, री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस सीडेड। अब बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको जैसे मैं बताता हूं कि भाई साहब प्रीमियम जो होगा डायरेक्ट इंश्योरेंस के लिए क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेड के लिए माना जाएगा और सीडेड के लिए क्या माना जाएगा। तो पहले तो मैं यहां पर साइड में एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं तीन चीजें। एक लिख देता हूं बेटा प्रीमियम, एक बेटा सारी बातें बता रखी हैं, बस उन सारी बातों को समराइज कर रहे हैं। एक लिख देता हूं बच्चों क्लेम्स, और एक लिख देता हूं बेटा कमीशन। अब लॉजिकली सोचो जरा, अब आपको समझना क्या है बेटा, ध्यान से समझना। जो डायरेक्ट बिजनेस कंपनी करती है, यानी कंपनी ने जो डायरेक्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड की है, उन डायरेक्ट इंश्योरेंस पे बेटा जो प्रीमियम मिला होगा, अरे मेरे भाई डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी ने जो की, उन पे जो प्रीमियम मिला होगा वो कंपनी के लिए बेटा इनकम बनने वाला है। क्या बनने वाला है जी, इनकम बनने वाला है। अच्छा, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? एक्सेप्टेड का मतलब है हमारी कंपनी के पास दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेस आया, यानी हमने बिजनेस को एक्सेप्ट किया। अगर बेटा किसी दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस हमारे पास आया तो इंप्लाइड सी बात है उस पे हमें प्रीमियम मिलेगा। तो एक्सेप्टेड पे प्रीमियम बच्चों हमेशा माइनस होता है। बट अगर मान लो हमारे पास कोई बिजनेस आया और हमने किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, तो आप सभी को पता है आप जिस कंपनी को इंश्योरेंस दोगे उस कंपनी को आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। इसका मतलब सीडेड के केस में ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है जी, एक्सपेंस। तो समझने वाली बात क्या है, डायरेक्ट इंश्योरेंस में इनकम, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में प्रीमियम इनकम का काम करता है और सीडेड में एक्सपेंस का। तो इस बात को अगर हम तरीके से बोले, इसीलिए बेटा डायरेक्ट बिजनेस का जो प्रीमियम होता है वो ऐड किया जाता है, एक्सेप्टेड का भी ऐड किया जाता है, बट सीडेड वाला क्या कर दिया जाता है जी बच्चों, माइनस कर दिया जाता है। यानी जो बातें लास्ट क्लास में समझाई थी उन्हीं बातों को बस यहां पर हम थोड़ा सा और बता रहे हैं। क्लेम जो है बेटा, क्लेम वैसे हमारे लिए लॉजिकली सोचो एक्सपेंस का काम करता है। हमने जो अपने कस्टमर्स को, यानी जो पॉलिसीज हमने अपने कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई थी बच्चों, उन पे अगर कस्टमर को नुकसान हो गया तो कस्टमर हमारे पास क्लेम के लिए आएगा तो हम उसे क्लेम पे करेंगे। तो डायरेक्ट बिजनेस पे क्लेम बच्चों हमेशा आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है जी। अच्छा, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में, यानी हमने किसी दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस को एक्सेप्ट किया था तो उससे हमें प्रीमियम मिला। अगर मान लो एक्सेप्टेड वाले बिजनेस पे कस्टमर को नुकसान हुआ तो क्लेम हमें देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस का काम करेगा। लेकिन अगर बेटा अगर हमने अपना कोई इंश्योरेंस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर हमें प्रीमियम क्लेम मिलेगा, यानी एक तरीके का ये इनकम। इसका कहने का मतलब जब आप क्लेम कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट इंश्योरेंस प्लस होगा, एक्सेप्टेड वाला क्लेम प्लस होगा और सीडेड वाला क्या कर दिया जाएगा जी, माइनस कर दिया जाएगा। ये बात क्यों बता रहा हूं, जो फॉर्मेट नहीं लिखवाया था क्या, वहां लिखवाया था डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड, वो चीजें मैं यहां पर समराइज कर दी और कुछ नहीं। कमीशन भी बेटा यहां पर हमारा एक्सपेंस प्लस हो जाएगा, यहां पर भी बच्चों एक्सपेंस प्लस हो जाएगा, और लास्ट वाले में हमारी इनकम मानकर उसे हम क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये हमारा पूरा का पूरा बेटा सिस्टम चलता है।
हालांकि ये बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस आज तो उन सारी बातों को हमने एक जगह इकट्ठा करके दिखाया। अब आज की क्लास बेटे हमारा स्टार्ट होने वाली है यूआरआर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बेटा? यूआरआर। यूआरआर का मतलब होता है बच्चों अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। क्या होता है बेटा? अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अब ये अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं बेटा। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ बातें समझा देता हूं, फिर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। बेटा सोचो जरा, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ध्यान से समझना न, आपको समझना क्या है, अभी लिखना नहीं है, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 होगी इस चैप्टर की। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है बच्चों यूआरआर। अभी आप समझना एक बार ध्यान से बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाया था और वहां पर बेटा चेंजेस इन यूआरआर के नाम से मैंने एक प्लस माइनस करवा के दिखाया था। लास्ट क्लास में मैंने ये कहते हुए आपको आगे बढ़ने को बोला था कि इसे हम बाद में समझेंगे। अब बेटा बाद में यूआरआर आज हम समझना चाहते हैं कि यूआरआर का मीनिंग क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो जी क्या होता है, बड़े आराम से समझना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है बेटा, ध्यान से समझना। इंश्योरेंस कंपनी साल भर, पूरे साल भर बेटा क्या करती है, लोगों को पॉलिसीज प्रोवाइड करवाती है। यानी लोग उनके पास आते हैं, अपने रिस्क को कवर करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। यानी अपने रिस्क पे कवर ले लिया उन्होंने। अब आप एक बात समझना, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है बेटा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज बिजनेस करती हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से लेकर 31 मार्च। यानी समझने वाली बात सुनो, उनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को एंड हो जाना है। अभी सुनते रहो ध्यान से, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम पे नजर डालो। ये मान लो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का बेटा ईयर है, जैसे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर बच्चों 31 मार्च को एंड हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा ईयर चलेगा, हमें ये बात समझ आती है। मैं कह रहा हूं इस साल भर में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पे आकर, बेटे ध्यान से समझना, अलग अलग डेट को आकर बेटा उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्या ली होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इंश्योरेंस कस्टमर जो, यानी जो इंश्योरेंस करवाने के लिए जो बंदा आया था, उसने बेटा साल के किसी भी दिन इंश्योरेंस लिया हुआ हो सकता है। जैसे अब यहां पर समझो, एक पार्टी है बेटा जिसने इंश्योरेंस करवाया था 30 सितंबर को, यानी एक आदमी बेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है और 30 सितंबर को एक इंश्योरेंस ले लेता। फॉर एग्जांपल उसने कार इंश्योरेंस ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, इंश्योरेंस का जो ड्यूरेशन होता है, यानी जो पीरियड होता है जनरल इंश्योरेंस के केस में, वो 1 साल के लिए होता है। यानी 1 साल के लिए आपका इंश्योरेंस होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके घर पे चर्चा चल रही होती है कि बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, कार का एक्सपायर होने वाला है। तो आपके फैमिली वाले क्या करते हैं, जब गाड़ी खरीदी होगी वहां से बेटा उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे 30 सितंबर को आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो प्रीमियम दिया होगा वो 1 साल के लिए दिया होगा। तो ये इंश्योरेंस आपकी कहीं ना कहीं 29 सितंबर, यानी आप ऐसे समझ लो अगले साल के 29 सितंबर मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक ये पॉलिसी इफेक्टिव। आप मेरी बात को सुनना, यानी 30 सितंबर को जिसने इंश्योरेंस लिया उसकी वैलिडिटी है बेटा 29 सितंबर और अगले साल के 29 सितंबर। अब जरा अपने दिमाग से पूछो कि 30 सितंबर करंट ईयर वाला और अगले साल के 30 सितंबर के बीच में यहां पर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी यहां पर हमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना पड़ेगा बच्चों। यानी यहां पर हमें अपना रेवेन्यू अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी को रेवेन्यू P&L एज वेल एज बेटा बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जो, ध्यान से समझना, जो 30 सितंबर को पॉलिसी दी होगी बेटा, 30 सितंबर को हमने जो पॉलिसीज बेची होंगी, जो पॉलिसीज हमने कस्टमर्स को दी,
क्या वो 31 मार्च को आकर एक्सपायर होगी, बस ये बता दो। नहीं सर, इस बात का मतलब है कि 31 मार्च के दिन भी हमारी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ईयर एंड तो जरूर हो गया बट उनका एक्सपायरमेंट नहीं हुआ, यानी वो अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुई, उन पे रिस्क अभी भी बना हुआ है। अब मेरी बात को सुनना, मान लो बेटा आपकी गाड़ी अगले साल चोरी हो जाती है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बोलेगी कि पिछले साल के 6 महीने तक चोरी नहीं हुई थी, बाद में हुई तो आधा क्लेम ले लो? क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्लेम देंगे? नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं अगर आपकी गाड़ी 28 सितंबर यानी यहां पर भी अगर चोरी हो जाती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा क्लेम पे करना पड़ेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी 29 सितंबर तक की बनती है बेटा। तो आप मुझे बताओ, ये 30 सितंबर को जो पॉलिसी थी उस पे बेटा कस्टमर से क्या चार्ज किया गया होगा? प्रीमियम चार्ज किया गया होगा, यानी कस्टमर से प्रीमियम लिया गया होगा। तो पॉइंट ये है कि जो आपने कस्टमर से प्रीमियम चार्ज कर लिया और आपने प्रीमियम ले लिया करंट ईयर में, जबकि पॉलिसी खत्म होगी बेटा अगले साल, तो मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए कि 31 मार्च को जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा, तो ये बताओ इस प्रीमियम को 31 मार्च की इस ईयर के अंदर कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये बता दो। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी मेरा सवाल है कि जो प्रीमियम हमने कस्टमर से चार्ज कर लिया वो करंट ईयर की इनकम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऐसी कुछ बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, ये पॉलिसी करंट ईयर में एक्सपायर नहीं हुई, तो इन सारी पॉलिसीज पे बेटा रिस्क अभी भी एज इट इज मेंटेन्ड है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी पॉलिसीज, ध्यान से समझना, जितनी भी पॉलिसीज 31 मार्च के दिन एक्सपायर नहीं हुई, जो भी पॉलिसी बेटा 31 मार्च के बाद भी आगे को कंटिन्यू हो रही है, यानी जो पॉलिसी एक्सपायर होंगी नेक्स्ट ईयर में, यानी हमने पॉलिसी करंट ईयर में दी और उसकी एक्सपायरी नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो इन सारी पॉलिसीज का जो प्रीमियम है उसे करंट ईयर का इनकम नहीं मानना चाहिए लॉजिकली अगर हम बात करें तो, क्योंकि अभी उसका रिस्क एक्सपायर नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचो, इंश्योरेंस कंपनी जो है साल भर में कई करोड़ों इंश्योरेंस करती है, कई लाखों लोगों का इंश्योरेंस किया, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी 31 मार्च को अगर इंश्योरेंस कंपनी ये देखना चाहे कि मैंने पूरे साल भर में कितनी पॉलिसीज लोगों को प्रोवाइड करवाई और उसमें से कौन कौन सी एक्सपायर होगी, कौन कौन सी अनएक्सपायर्ड पड़ी हुई हैं, तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक काम बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को एक एक पॉलिसी को गो थ्रू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कब हमने इंश्योरेंस दिया, एक्सपायरी कब है। तो उसके लिए बेटा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का समय खराब हो सकता है। इसलिए बेटा आईआरडीए ने कुछ रूल्स बना दिए। आईआरडीए ने बोला कि हर कंपनी को, यानी जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसे बेटा ईयर एंड पे सर्टेन परसेंटेज प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? यानी उन्हें कुछ परसेंट प्रोविजन बनाकर रखना पड़ेगा फॉर यूआरआर पर्पज। यानी आपको ध्यान से समझना बेटा, एक एक इंश्योरेंस को अलग से सेग्रीगेट करना मुश्किल है कि कौन एक्सपायर्ड होगी, कौन एक्सपायर्ड नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक रूल बना दिया कि आप जो भी साल भर में बिजनेस करते हो, करंट पीरियड के दौरान आपने जो भी बिजनेस किया है, उस बिजनेस का सर्टेन परसेंटेज पार्ट, कुछ हिस्सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज एन प्रोविजन, और जिसे बेटा यहां पर बोला जाता है यूआरआर। तो एक बात क्लियर कर दो बेटा, ये जो लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क, नाम से पता चल रहा है, यानी वो रिस्क जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, उसके लिए हमें रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। बेटा यहां रिजर्व का मतलब प्रॉफिट से नहीं है, यहां रिजर्व का मतलब है प्रोविजन से। ये कहने को यूआरआर है, बट आप इसे क्या समझकर चलोगे? आप इसे मानकर चलना कि ये प्रोविजन से रिलेटेड बातें की जा रही है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा आईआरडीए ने जो रूल बनाया उसमें उन्होंने क्या कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, आप कौन से डिवीजन में काम करते हो। फायर डिवीजन का एक रेट है, मरीन का अलग रेट है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर आपको बात समझना है बेटा,
उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस की जो भी प्रीमियम की इनकम कमाते हो उसके यहाँ पर मैं आपको दो पार्ट बना देता हूं। उन्होंने कहा अगर आपका मरीन वाला बिजनेस है तो आपको 100% यूआरआर बनाना पड़ेगा, 100% आपको यूआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। किसका? नेट प्रीमियम अर्न्ड का, यानी करंट ईयर में जो आपने प्रीमियम अर्न किया है उसका 100% आपको यूआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। और जो फायर और मिसलेनियस वाला है बेटा, उसमें वैसे तो स्टैंडर्डली 40% बोला गया, बट इनकम टैक्स में अलाउड रेट है 50%। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम फायर और मरीन के बिजनेस पे 50% मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आपको क्या समझना है कि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रेट बताए गए हैं। तो ये रेट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे बेटा, याद रखना पड़ेगा। तो मैं ये मानकर चलूंगा, मैं आपको 50% लिखवाऊंगा बेटा कि आप फायर और मिसलेनियस बिजनेस पे 50% प्रोविजन मेंटेन करो। तो ये हमारी यूआरआर से रिलेटेड कुछ बातें थी। यूआरआर को लेकर बेटा हमारे एग्जाम में 2 या 3 बार 7-7 नंबर 8-8 नंबर में प्रॉब्लम आई हुई है। यानी यूआरआर को एक सेपरेट कॉन्सेप्ट लेकर चलो, आप यूआरआर को अलग से समझते हुए चलो, क्योंकि यूआरआर अकेले में से भी प्रॉब्लम आने के बेटा यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, हमारे चांस बनने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। तो यूआरआर का मीनिंग तो समझ आया ही है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो लिखना बेटा, चेंजेज इन यूआरआर, मैं इसे नाम दे देता हूं चेंजेज इन यूआरआर अनएक्सपायर्ड रिस्क। बेटा इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकली नहीं लिखवा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जो पॉलिसीज 31 मार्च के दिन बेटा अभी भी कंटिन्यूड है, यानी जो एक्सपायर नहीं हुई, उन पॉलिसीज के लिए हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ता है जिसे यूआरआर बोला जाता है। आप हर इंडिविजुअल पॉलिसी को लेकर अगर यूआरआर बनाने लगोगे, प्रोविजन बनाने लगोगे, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए रूल बनाया गया, एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दी गई कि आपको इतना परसेंटेज हर साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो क्या है पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर मैं समझा दूंगा। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने कहा था हमारे 3 टाइप्स के बिजनेस हो सकते हैं। पहला हमारा फायर से रिलेटेड काम होता है बेटा, दूसरा हमारा समुद्र से रिलेटेड, और तीसरा बच्चों हमारा मिसलेनियस बिजनेस हो सकता है। तो अगर बच्चों मैं बात करूं फायर से रिलेटेड, तो हमें बनाना पड़ेगा 50%, 50%। ये 40 भी हो सकता है, वैसे 40% भी बोला जाता है, बट मैं आपको इनकम टैक्स वाला रेट लिखवा दे रहा हूं कि इनकम टैक्स में 50% तक अलाउड है। यहां पर 100 और मिसलेनियस के अंदर बेटा 50%। क्लियर है? तो फायर, मरीन और मिसलेनियस पे हमने रेट लिखा। अब आपको याद क्या रखना है, ये 50% किसके ऊपर बनेगा? ये बनेगा बेटा नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम का मतलब जानते हो क्या है? शेड्यूल नंबर 1 याद करो बेटा। शेड्यूल नंबर 1 में क्या पढ़ाया था? डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड, याद है? वही बच्चों नेट प्रीमियम कहलाता है। उसका हम 50% या 100% मेंटेन करेंगे। तो मराइन बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर भी बेटा ये सी से रिलेटेड काम है, इसके अंदर भी हम 100% वाला ही मेंटेन करेंगे नेट प्रीमियम का। और बेटा मिसलेनियस बिजनेस जो होगा इसमें भी नेट प्रीमियम का 50%। ये है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। यानी अगर हम बच्चों यूआरआर की बात करें तो फायर डिवीजन जो भी प्रीमियम कमाती है उसका 50% आप यूआरआर के लिए साइड कर दो। मरीन डिवीजन जो कमाती है उसका 100% और मिसलेनियस के लिए भी 50%। पहले तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मरीन बिजनेस में 100% क्यों रखा गया। बेटा एक बात बताओ, देखो फायर डिवीजन क्या करती है, अगर किसी के गोडाउन में आग लग जाती है तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस का कवरेज फायर डिवीजन में होता है। मान लो बेटा एक कस्टमर के गोडाउन में आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि उस फायर को कंट्रोल किया जाना पॉसिबल है। कैसे? उस आग से बचा जा सकता है। वो कस्टमर फायर ब्रिगेड वालों को बुला लेगा, उस फायर को कंट्रोल किया जाएगा। यानी यहां पर चांसेस हैं कि सारा सामान का लॉस नहीं होगा,
कुछ गुड्स अभी भी बच जाएंगे, यानी कुछ गुड्स को हम बचा लेंगे। इसलिए फायर डिवीजन में उन्होंने कहा कि 50% आप प्रोविजन बना लो। बेटा ये उन्होंने रेट प्रेस्क्राइब कर दी, बट मैं आपको थोड़ा उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50% ही क्यों रखा। समुद्र के अंदर बेटा मान लो इंडिया से यूएस जहाज जा रहा है और रास्ते में मान लो जहाज डूबने लग गया, तो बेटा वहां तो दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसके अंदर रखा हुआ सामान या उस जहाज को बचाया जा सकता है, क्योंकि बेटा वहां पर कैसे वो चीजों को अरेंज करेंगे, यानी वहां पर ज्यादा रिस्क, अगर वहां नुकसान हुआ ना तो पूरे चांस है कि सारे पैसे डूब जाएंगे, यानी सारा का सारा 100% लॉस हो जाएगा। मिसलेनियस कार वगैरह, अब आपको पता है कार का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी होगा, तो ऐसे केस में चांसेस रहते हैं कि कार का कुछ पार्ट एज एन प्रीमियम देना पड़ेगा, पूरी वैल्यू थोड़ी देनी है। कंप्लीटली डैमेज गाड़ियां बहुत कम होती हैं, ज्यादातर गाड़ियों का 1% पार्ट खराब हो जाता है, हम उसके लिए रिम्बर्समेंट कर देते हैं। इसलिए फायर मिसलेनियस में 50 बोला गया और इनके लिए 100% बोला गया। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ जी सर, आपको समझ में आ गया 50% किसका लगाना है, 100% किसका। यहां पर लिख दिया मैंने नेट प्रीमियम। बेटा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं, अब आपको एक और बात समझनी पड़ेगी। क्या सर? अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी ध्यान से समझना, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है ना, ये रेट हमारे लिए कम है। बेटा ध्यान से समझना, मेरी बात को फिर से समझना, मैं फिर आपको एक बात बोलने जा रहा हूं। अगर कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा फीलिंग आता है कि ये रेट जो बताए गए हैं ये कम है, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी अपने यहां पर एडिशनल प्रोविजन भी बना सकती है। एडिशनल प्रोविजन सिर्फ तभी बनाने की रिक्वायरमेंट है जब इंश्योरेंस कंपनी को खुद को ऐसा लगता है, यानी आईआरडीए ने एडिशनल प्रोविजन बनाने के लिए नहीं बोला बेटा, ये जो रिक्वायरमेंट है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी हर इंश्योरेंस कंपनी को ये वाला यूआरआर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि हम जो यूआरआर मेंटेन कर रहे हैं वो कम पड़ रहा है, यानी वो कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से यानी वॉलेंट्री बेसिस पे बेटा वो एडिशनल प्रोविजन भी बना सकती है, जिसे बोला जाता है बच्चों एडिशनल यूआरआर। क्या करोगे? एडिशनल यूआरआर बनाना पड़ेगा। और जब भी बेटा एडिशनल यूआरआर की बात की जाएगी बच्चों, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब भी हम एडिशनल यूआरआर के ऊपर जाएंगे तो इसको लेकर मैं दो ही बातें आपको बताने वाला हूं कि आपकी प्रॉब्लम ने अगर रेट बता दिया, बेटा आप एग्जाम के अंदर जब भी अपनी प्रॉब्लम्स करोगे तो एडिशनल यूआरआर तभी आपको बनाकर आना है अगर आपकी प्रॉब्लम बोलती है कि एडिशनल यूआरआर 5% मेंटेन करो या 10%, तो जैसा प्रॉब्लम बोलेगा वैसा आप कर देना। तो क्या बोलूंगा? गिवन इन क्वेश्चंस, और दूसरा नॉट गिवन। अगर प्रॉब्लम बेटा आपको क्या करता है, प्रॉब्लम ने आपको रेट बताया, अगर प्रॉब्लम ने कहा कि आपको एडिशनल यूआरआर बनाना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट एडिशनल यूआरआर। तो ऐसे केस में बच्चों आपको यूआरआर बनाना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं कहता तो हम कहेंगे नो नीड फॉर एडिशनल यूआरआर। एडिशनल यूआरआर तो तभी बनाया जाएगा जब प्रॉब्लम बोलेगा, अदरवाइज हमें एडिशनल यूआरआर बनाने की बेटा हमें अपनी इच्छा से कोई मतलब नहीं है। क्या यहां तक की बातें समझ आ जाती हैं? हाँ जी सर, ये बातें हमारी कुछ हमें समझ में आ गई। एक मिनट बेटा होल्ड, एक मिनट बेटा, अब आगे बढ़ेंगे, एक सेकंड देखो आप लोग।
हाँ जी बेटा, अब हम आगे की बात करते हैं, चेंजेस इन यूआरआर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन यूआरआर। इसका मतलब क्या है बेटा, एक बात बताओ, आप करंट ईयर में यूआरआर बना रहे हो, आपके पास पुराना यूआरआर भी तो होगा। अरे भाई, यूआरआर मेंटेन करना तो कंपनी को हर साल करना पड़ेगा, तो यूआरआर मेंटेन करना तो कंपनी का एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टाइप का हो गया, तो ये तो हर साल मेंटेन करके चल रही होगी। तो इस साल आपको क्या निकालना पड़ेगा कि इस साल कितना आपको एडिशनल बनाना पड़ेगा, वही तो आपको देखना है। तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखेंगे भाई जो भी हमारा बिजनेस है, फायर है या मरीन बिजनेस है या मिसलेनियस है, ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें, सबसे पहले आएगा नेट प्रीमियम अर्न्ड, नेट प्रीमियम अर्न्ड, और इसे मैं बोल दूंगा ए। तो फायर डिवीजन में कितना, मरीन डिवीजन में कितना और मिसलेनियस डिवीजन में कितना। सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि आपके पास कितना प्रीमियम है। फिर आएगा परसेंटेज ऑफ यूआरआर। अगर प्रॉब्लम आपको रेट बता देता है तो आप प्रॉब्लम के रेट ले लेना, अदरवाइज मैं कह रहा हूं फायर डिवीजन पे आप 50% ले लेना, मरीन डिवीजन पे आप 100% ले लेना और मिसलेनियस डिवीजन पे आप 50% ले लेना। अगर उन्होंने खुद का रेट बता दिया तो जैसा वो बोलेंगे वैसा। तो यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड, क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड, हमें कितना यूआरआर बनाना पड़ेगा। तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी हमारा जो प्रीमियम है उस पर परसेंटेज अप्लाई कर देंगे बेटा। तो इससे आ जाएगा फायर डिवीजन का यूआरआर, इससे मराइन डिवीजन का और इससे मिसलेनियस का आ जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है इतना यूआरआर हमें मेंटेन करना है, यानी इतने रुपए का आपको यूआरआर बनाना पड़ेगा। अब आप देख लो आपके पास ओपनिंग में यूआरआर कितना रखा हुआ है, और ओपनिंग यूआरआर जो है वो बच्चों यहां से माइनस कर देंगे, और इसे माइनस करने के बाद जो आएगा तो इसे नाम दे दिया जाएगा क्या, इसे नाम दे देंगे प्लस या माइनस, ये प्लस भी हो सकता है या माइनस, चेंजेस इन यूआरआर। ये हमारे यूआरआर का चेंज है जो हम रेवेन्यू अकाउंट के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई बेटा। जितना आपका प्रीमियम उस पर परसेंटेज अप्लाई कर दो, उससे आ जाएगा इतना यूआरआर बनाना है, ओपनिंग वाला बैलेंस माइनस कर दो, उसके बेसिस पे चेंजेस इन यूआरआर को हम कैलकुलेट करवा देंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें समझना बेटा। एक बात समझने की कोशिश करो, आपके एग्जाम में यूआरआर अकाउंट मांगा जा सकता है। बहुत बार आपको प्रॉब्लम में बोलेगा कि आप यूआरआर अकाउंट बनाकर दिखाओ। हम सभी को पता है बेटा अकाउंट का मतलब होता है हमारे दो साइड डेबिट और क्रेडिट। तो अकाउंट का मैं एक फॉर्मेट समझा रहा हूं। अगर यूआरआर अकाउंट मांगा जाएगा तो आप कैसे बनाओगे, एक डेबिट साइड बना देना, एक क्रेडिट साइड। अब बेटा आपके बिजनेस, मान लो आप तीनों एक्टिविटी कर रहे हो तो 3 कॉलम बन जाएंगे यहां पर। इसका मतलब तीनों के लिए यूआरआर मेंटेन किया गया होगा ना बच्चों। मेरे कहने का मतलब समझो, अगर हमारा बिजनेस जो है उसमें तीनों डिवीजन में हम काम करते हैं, फायर, मरीन और मिसलेनियस, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको तीनों के लिए बेटा यूआरआर बनाया गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है यूआरआर अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लो। ये फायर डिवीजन और ये मिसलेनियस डिवीजन। चलिए बहुत बढ़िया। यूआरआर को बेटा आप क्या समझकर चलोगे, ये आपका एक जस्ट लाइक प्रोविजन है बेटे। ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ, करंट ईयर के लिए अगर आप यूआरआर अकाउंट बना रहे हो, मान लेते हैं हम इस पीरियड के लिए यूआरआर बना रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो आपके पास ओपनिंग में भाई जैसे आप इस साल यूआरआर मेंटेन कर रहे हो ऐसा आपने लास्ट ईयर में भी मेंटेन किया होगा। अगर लास्ट ईयर में मेंटेन किया इसका मतलब आपके पास यूआरआर का कोई ना कोई बैलेंस अवेलेबल होगा। वो यूआरआर का बैलेंस बेटा यहां पर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन।
यहाँ पर आ जाएगा फायर का, यहाँ पर मराइन का, और यहाँ पर मिसलेनियस डिवीजन का आ जाएगा। क्लियर है? यानी आपने जो भी बिजनेस किया है उसका आपको यूआरआर बताना पड़ेगा, यानी ओपनिंग यूआरआर कितने रुपए का था। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, मान लो बेटा आपके ओपनिंग यूआरआर था 10 रुपए का, ठीक है, और आपको क्लोजिंग में मेंटेन करना है, अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया था, जितना आपको क्लोजिंग मेंटेन करना वो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। अरे बेटा ध्यान से समझना, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना, मेरी बात को जरा गौर करना, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मान लो बेटा प्लीज ध्यान से, मान लो फायर डिवीजन में ओपनिंग यूआरआर है 50 रुपए का। बेटे सारे बच्चे ध्यान से सुनना, फायर डिवीजन के पास जो यूआरआर था उसमें ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ था 50 रुपए का, लेकिन ईयर एंड पे हमें मान लो बेटा 75 रुपए का यूआरआर चाहिए। मेरी बात को समझना, हमारे पास ओपनिंग यूआरआर था बेटा 50 रुपए का, ईयर एंड के हिसाब से हमें 75 मेंटेन करना है। यानी इस बात का मतलब क्या है, हमें करंट ईयर में यूआरआर में और पैसा डालना पड़ेगा। कितने रुपए बेटा? 25 रुपए। अब सवाल ये आता है यूआरआर में पैसे डालेंगे, ध्यान से सुनो, मैं एंट्री समझाने वाला हूं बेटा। अगर बच्चों आप यूआरआर में पैसे डालोगे तो ये बात क्लियर है, यूआरआर प्रोविजन है तो यूआरआर क्रेडिट हो जाएगा। अरे बेटा जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो एक लॉजिकल एंट्री समझो कि हमारे को 75 रुपए का यूआरआर ईयर एंड पे मेंटेन करना है, हमारे पास पहले से यूआरआर का बैलेंस 50 रुपए, यानी हमें डिफरेंस और बनाना पड़ेगा। कितने रुपए बेटा? 25 रुपए। 25 रुपए आपको यूआरआर के खाते में डालने पड़ेंगे, यानी यूआरआर में 25 रुपए जाने। अब सवाल ये आता है कि 25 रुपए लाएंगे कहां से, कौन से अकाउंट को डेबिट करके ये पैसा लाएंगे? बेटा हम जैसे आम जिंदगी में बेटा नॉर्मली हम प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या करते हैं? अरे बच्चों बचपन से लेकर आज तक जब भी प्रोविजन बनाया जाता था पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऐसा ही होता था। हाँ जी सर ऐसा ही तो होता था। प्रोविजन का नाम बदलकर बेटा यहाँ क्या हो गया? अरे जो नॉर्मली प्रोविजन है वो यहाँ पर किस नाम से जाना जा रहा है? यूआरआर। तो प्रोविजन को रिप्लेस करवा दिया यूआरआर से। अब मुद्दे की बात समझना, नॉर्मली जो आप पी एंड एल बनाते हो ना बच्चों, उसे यहाँ पर क्या बोला जाता है? उसे अभी तक हमने पढ़ा था रेवेन्यू अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? रेवेन्यू अकाउंट। तो बन गई एंट्री रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? बाई रेवेन्यू। भाई यूआरआर के अकाउंट में इस जर्नल की पोस्टिंग यही तो होगी बेटे। मान लो समझने के लिए हमने क्या किया, यूआरआर से पैसे ट्रांसफर कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता क्या? अब मैं दूसरा केस बताऊं, ये तो क्या था, आपका ओपनिंग बैलेंस कम था, क्लोजिंग ज्यादा है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो आपके पास ओपनिंग मरीन बिजनेस में 500 रुपए का प्रोविजन है और लास्ट में आपको 400 का ही मेंटेन करना है। अब बात को समझना, आपके पास यूआरआर के खाते में ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ 500 और आपको ईयर एंड पे सिर्फ 400 रुपए मेंटेन करने हैं बच्चे। तो ऐसे केस में ये बताओ 100 रुपए का हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा प्रोविजन है कि नहीं है? तो बेटा ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, आप उस प्रोविजन को हटाओ अपने बुक्स से। अगर आपके पास ओपनिंग में ज्यादा प्रोविजन है तो प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? कम। देखो प्रोविजन बढ़ाना था तो प्रोविजन को क्रेडिट किया, प्रोविजन को गिराना है तो क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? यूआरआर अकाउंट डेबिट और टू क्या आ जाएगा? ये पैसा हमारी इनकम बनेगी तो ये रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। रटने वाला कुछ है नहीं भाई साहब। तो जब यूआरआर क्रिएट करना पड़ेगा और यूआरआर बनाना है तो एंट्री बनती है रेवेन्यू टू यूआरआर। और अगर हमारे पास ओपनिंग में यूआरआर ज्यादा रखा हुआ है, क्लोजिंग में हमें इतने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे केस में यूआरआर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। क्लियर है जी? हाँ जी सर। तो इस बात को देखो यहां पर, तो इसके लिए बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? टू रेवेन्यू अकाउंट। ये मैंने एग्जांपल में समझाने के लिए बोला था ना बेटा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर सारी चीजें बना दी। क्लियर है या नहीं है? ये बेटा आपका यूआरआर अकाउंट बनकर तैयार। अब मैं आपको लास्ट में एंट्री लिखवा देता हूं कि यूआरआर बनाने की एंट्री बनती क्या है। अब यूआरआर बनाने की मैंने आपको बताया ना बेटा, कुछ भी एंट्री पास कर सकते हो। अगर आपको यूआरआर बढ़ाना है
अगर आपको यूआरआर बढ़ाना है क्लोजिंग वाला, तो आपकी एंट्री क्या बनी? आपकी एंट्री क्लियर है बेटा, ध्यान से समझना। आपको रेवेन्यू अकाउंट क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा यूआरआर। अब यूआरआर के साथ नाम लिख देंगे, यूआरआर फॉर फायर, यूआरआर फॉर मरीन और यूआरआर फॉर मिसलेनियस। ऐसे बेटा अगर आपको यूआरआर का बैलेंस गिराना है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप यहां पर जिसका यूआरआर कम करना, जैसे यूआरआर फॉर मरीन कम करना था तो यूआरआर मराइन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू भी किसका होगा? मरीन का ही क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इस एंट्री को अगर हम समझें, समझ तो आई हुई होंगी। अब आपको मैं प्रॉपर तरीके से एंट्री बोलूं क्या करनी है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो, रेवेन्यू फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेवेन्यू में बेटा तीनों डिवीजन बनते हैं ना अलग अलग, रेवेन्यू मरीन अकाउंट डेबिट, समझे, और रेवेन्यू मिसलेनियस। अभी लिखो मत, एक बार समझ आया कि नहीं आया? ऐसे हम एंट्री बना सकते हैं, समझ रहे हो? तो मैं आपको यहां पर बस एक ही एंट्री लिखवा रहा हूं, तो आप समझते गए होंगे पेपर में अगर हमें करनी पड़ेगी तो कैसे। तो अभी तो आप यही मानकर चलो, बस आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और टू यूआरआर, और गिराने के लिए हम यूआरआर को कर देंगे डेबिट, यूआरआर अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा रेवेन्यू अकाउंट। बस बात खत्म। यहां तक क्लियर है या नहीं, बस ये बता दो। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको अकाउंट भी दिखा दिया और हमने आपको बेटा इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाई। अगर किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए, अदरवाइज इसके ऊपर बेटा पहले प्रॉब्लम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा यहां तक की सारी बातें? पढ़ो यहां पर क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 पे आ जाएंगे सभी बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू बाई आयुष्मान इंश्योरेंस कंपनी, you are required to pass journal entries relating to unexpired risk reserve and show in columnar form unexpired risk reserve account। यानी बेटा आपसे यूआरआर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है सर? यानी हमें यूआरआर अकाउंट बनाना है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 1, 31 दिसंबर 2008 इट हैड, इसका मतलब उसके पास पहले से रिजर्व फॉर यूआरआर 40 करोड़। ध्यान से समझना बच्चों, इन्होंने आपको बताया कि, ध्यान से सुनना बेटा, ये 2009 के लिए बात कर रहा है और यहां पर 31 दिसंबर का बैलेंस बता रहे हैं। तो जल्दी से एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2008 पिछले साल का लास्ट डेट और करंट ईयर की ओपनिंग डेट मानी जाएगी बेटा। तो पिछले साल का आपको यूआरआर का बैलेंस बताया जा रहा है 40 करोड़। पहले ये बताओ, ये 40 करोड़ जो रुपए हैं ये आपका किसी एक डिवीजन से रिलेटेड है या सभी डिवीजन से रिलेटेड है? इसने ये थोड़ी बोला ये फायर से रिलेटेड है, मिसलेनियस या मरीन बिजनेस। इन्होंने सिंपल बोला कि हमारे पास यूआरआर का बैलेंस है 40 करोड़। तो इसे पता है क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा बच्चों ओपनिंग यूआरआर, और ओपनिंग यूआरआर मतलब सभी डिवीजन का है। आगे कह रहा है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। 15 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस, 20 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड 5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। ध्यान से सुनना, 40 करोड़ की बेटा डिटेल दे दी। 40 करोड़ हमारे पास टोटल ओपनिंग यूआरआर का बैलेंस है, जिसमें से 15 करोड़ बेटा मराइन बिजनेस से रिलेटेड है और 20 करोड़ बेटा आपका किससे? फायर, और 5 करोड़ बच्चों मिसलेनियस। तो आपको 40 करोड़ की अलग अलग डिटेल बता दी। आगे बच्चों कह रहा है बी पॉइंट, आयुष्मान इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट रिजर्व एट 100% ऑफ नेट प्रीमियम। कह रहा है आयुष्मान कंपनी को यूआरआर बनाना 100% नेट प्रीमियम का इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन बिजनेस पे 100, 50% ऑन फायर एंड मिसलेनियस इनकम पॉलिसीज। क्या बोला कि आपको 100% और 50% और 50% क्या बनाना है? यूआरआर बनाना है। During the 2009 the following business was conducted। कंपनी ने 2009 के दौरान ये बिजनेस किया और जो भी काम किया गया वो करोड़ों में बताया जा रहा, अमाउंट इन करोड़। सबसे पहले बेटा हमें मरीन डिवीजन के बारे में बताया जा रहा है, फायर डिवीजन के बारे में और मिसलेनियस डिवीजन के बारे में।
सबसे पहले कह रहा प्रीमियम कलेक्शन फ्रॉम, कह रहा हमें प्रीमियम का पैसा मिला किसके बारे में, इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इश्यूड। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्ट पॉलिसी दी उनका अलग अलग बताया गया है। इस वाले डिवीजन में 18 करोड़ की, यहां पर 43, यहां पर 12 करोड़। यहां पर बोला गया अदर इंश्योरेंस कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन। रिस्क अंडरटेकन का मतलब है हमने रिस्क लिया, तो ये बनेगा बेटा एक्सेप्टेड वाला। क्या बनेगा, अगर आप किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क को लेते हो तो कहलाता है बेटा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का केस। आगे कह रहा प्रीमियम पेड या पेबल टू द अदर इंश्योरेंस कंपनीज ऑन बिजनेस सीडेड। किसकी बात कर रहा है बेटा, सीडेड। इसका मतलब एक्सेप्टेड प्लस हो जाएगा और सीडेड क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। ये पूरी हमारी एक कंप्लीट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 13 नंबर। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा जरा उसके बारे में बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ जल्दी से, आप सभी बच्चों को मैंने अभी अभी बताया कि यूआरआर आपको बनाना होता है। ये देखो मैंने कहा यूआरआर बनाओगे तो यूआरआर किस पे बनाया जाएगा, सबसे पहले आपको नेट प्रीमियम अर्न्ड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारा नेट प्रीमियम कितना है, क्योंकि जो परसेंटेज अप्लाई किया जाना है वो प्रीमियम पे अप्लाई होगा, तो हमें सबसे पहले नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आ जाओ बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 13 का सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। प्रॉब्लम नंबर 13, सबसे पहले हम एग्जाम में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम। भाई अपने को सबसे पहले नेट प्रीमियम के बारे में पता होना जरूरी है बेटा। तो आप अगर नेट प्रीमियम की बात करोगे तो सबसे पहले आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कौन से डिवीजन का कितना है। और मिसलेनियस, तीनों का अलग अलग नाम दे दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा डायरेक्ट बिजनेस। क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट बिजनेस। आप बड़े आराम से मेरी बात को समझना, ये जो 18 करोड़ 43 करोड़ और 12 करोड़ बताए गए ना, इसे मैं बोलूंगा डायरेक्ट बिजनेस हमारा। तो अगर हम मरीन बिजनेस की बात करें तो यहां का 18 करोड़, यहां का 43 करोड़ और यहां का बेटा मिसलेनियस का 12 करोड़ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट बिजनेस आ गया 18, 43 और 12, ये हमारे डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं। फिर बेटा ये जो बता रखा ना अदर इंश्योरेंस कंपनी वाला, ये कहलाएगा एक्सेप्टेड। आपको पता है एक्सेप्टेड प्लस होता है, तो इसमें प्लस कर दिया जाएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। बेटा सबसे पहले आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपको पहले पता लगाना पड़ेगा हमारा प्रीमियम का नेट अमाउंट कितना है, क्योंकि उसी के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना है। तो 7, 5 और 4, 7, 5 और 4, इसके बाद में माइनस हो जाएगा माइनस री इंश्योरेंस सीडेड, CEDED। सीडेड पे जब जाओगे बेटा 6.7, 4.3 और लास्ट में आ जाएगा जी 7, ये आ जाता है बेटा। यहां पर जो अमाउंट आती है वो कहलाता है नेट प्रीमियम। ये हमारा नेट प्रीमियम कहलाएगा। तो क्यों ना बेटा हम नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लें, ये तो माइनस होना है ना बच्चों यहां से, ये लो। तो सबसे पहले 18 करोड़ आपको डायरेक्ट बिजनेस से प्रीमियम हुआ, एक्सेप्टेड वाले से 7 करोड़ और 6.7 आपके चले जाएंगे सीडेड वाले बिजनेस पे। तो आपका नेट प्रीमियम का अमाउंट है 18.30, 18 करोड़ 30 लाख रुपए मरीन बिजनेस से। फायर बिजनेस से बेटा 43 प्लस 5 माइनस 4.3 बराबर 43.7 और लास्ट वाले में 12 प्लस 4 माइनस 7 बोले तो 9, ये हमारा 9 करोड़ आ गया। पहले तो बताओ नेट प्रीमियम की इनकम समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब आपको समझना क्या है, ये हमारा नेट प्रीमियम है।
हमने आपको पढ़ाया क्या था, कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन यूआरआर। सबसे पहले आप यूआरआर का बदलाव कैलकुलेट करो। भाई आपके पास यूआरआर का कोई ओपनिंग बैलेंस है, आप ये देख लो कि आपको क्लोजिंग में कितना मेंटेन करना है, ओपनिंग में कितना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा बेटा, चेंज इन यूआरआर कहलाएगा। तो इस बात को मैं नए पेज पे कैलकुलेट करता हूं बेटा आपके लिए। यहां पर देखो, तो यहां पर क्या आएगा, चेंजेस इन यूआरआर यानी अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बेटा कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने पूरा फॉर्मेट समझा रखा है। आपको यहां पर पहले कौन से बिजनेस के बारे में दिया हुआ था, जैसा वहां पर लिखा है ना सीक्वेंस, वैसा ही फॉलो करेंगे। फायर और मिसलेनियस, ये हमारे 3 अलग अलग बिजनेस हो गए बेटा। सबसे पहले आप ये बताओ, ध्यान से समझना, आपका नेट प्रीमियम कितना है, नेट प्रीमियम अर्न्ड हमने अभी भी ऊपर कैलकुलेट किया बेटा 18.30। तो यहां पर आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी 18.30, यहां पर आएगा बेटा 43.70, यहां पर आएगा 9 करोड़। ये हमारा पॉइंट ए कहलाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये पहली प्रॉब्लम है जहां पर हम प्रैक्टिकली आपको यूआरआर समझा रहे हैं बेटा। नेट प्रीमियम अर्न्ड कैलकुलेट हो गया। अब आ जाएगा परसेंटेज ऑफ यूआरआर, इसे मैं बोलूंगा बी पॉइंट। इस वाले डिवीजन पे 100% प्रोविजन बनाना है, इस पे बच्चों 50% बनाना है और इस पे भी 50%। आपको अगर ये परसेंटेज अप्लाई कर दोगे तो मालूम आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा बेटा यूआरआर की रिक्वायरमेंट, इसे बोला जाएगा क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड। हमें कितने रुपए का यूआरआर बनाना पड़ेगा। इस डिवीजन पे बेटा पूरा 18.30 आ जाएगा, इसका 21.85 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 4.50। इसका मतलब क्या है, इतने करोड़ रुपए का हमारे पास ईयर एंड पे हर डिवीजन का यूआरआर होना चाहिए। यानी पहले डिवीजन में हमें 18.30 करोड़ का यूआरआर चाहिए, दूसरे में 21.85 और थर्ड में 4.5 करोड़ का। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ओपनिंग यूआरआर के साथ। तो यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ओपनिंग यूआरआर। आपके पास पहले से यूआरआर का बैलेंस कितना है, आपके पास टोटलिटी में 40 करोड़ था बेटा, उसमें से 15 करोड़ तो बेटा पहले डिवीजन का है। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे 15 करोड़, दूसरा आपको 20 करोड़ और तीसरे में 5 करोड़। अभी आप सुनोगे तो समझ में आएंगी बातें, सुनना बेटा। मरीन डिवीजन का हमें यूआरआर मेंटेन करना था 18.30 करोड़ का। हमारे पास पुराना यानी पहले से यूआरआर के खाते में बैलेंस है 15 करोड़। तो आपको कितने करोड़ का और यूआरआर बनाना पड़ेगा, इससे रिलेटेड है, इसे बोला जाएगा चेंजेस इन यूआरआर। तो पहले वाले की अगर हम बात करें तो 3.3 करोड़, यानी हमें 3 करोड़ 30 लाख रुपए, ध्यान से समझना, 3 करोड़ 30 लाख रुपए रेवेन्यू अकाउंट से निकालकर यूआरआर के खाते में डालने। रेवेन्यू से निकालो, यूआरआर में डाल दो। यहां पर 1.85 और तीसरे वाले में उल्टा हो गया। हमें बेटा मेंटेन करना है 4.5 करोड़ और हमारे पास पहले से बेटा 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। इसका मतलब आपके पास ओपनिंग में ज्यादा पैसे हैं, तो आप यूआरआर में से निकालो और उस पैसे को किस में ट्रांसफर कर दो, रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यानी ये नेगेटिव अमाउंट आ गया। यानी दो केस में, पहले वाले दो सिचुएशन के अंदर हमें यूआरआर बनाना पड़ेगा और तीसरे वाले में यूआरआर को रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो अगर मैं एंट्री बनाऊं तो इन दो की, यानी पहले वाले दोनों की एंट्री अलग बनेगी और तीसरे वाले की एंट्री अलग पास की जाएगी। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पैसा कहां जाएगा। इधर ध्यान दो, मैं एंट्री बता रहा हूं। पहले आप यूआरआर किसके लिए बना रहे हो,
इसके लिए URR मरीन अकाउंट, यानी URR किसके लिए बना, मरीन के लिए, और URR फायर अकाउंट भाई जिसके लिए उसका नाम तो उसके साथ आएगा ही आएगा। तो इसके लिए 3.30 और इसके लिए 1.85। ये पैसे निकाले कहां से जाएंगे, रेवेन्यू अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था रेवेन्यू बेटा डिवीजन वाइज बनाया जाता है। फायर का अपना रेवेन्यू बनेगा, मिसलेनियस का अलग और मरीन का अपना अलग। तो आप अगर मरीन का URR बनाना चाहते हो तो आप मरीन डिवीजन के रेवेन्यू अकाउंट में से पैसे निकालोगे, यानी रेवेन्यू को डेबिट किया जाएगा बच्चों। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, जिसमें से निकालोगे उसी को तो डेबिट करोगे बेटा। कितने निकालोगे, 3.30। और दूसरा फायर, फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, सिंपल है बच्चों ये तो 1.85। भाई जिसके पास पैसे कम है उसके रेवेन्यू को डेबिट कर दो और उसके URR में वो पैसा डाल दो। लास्ट वाले केस में उल्टा है, तो URR को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। URR और मिसलेनियस अकाउंट डेबिट, URR मिसलेनियस अकाउंट डेबिट, यानी इसके URR का बैलेंस कम करना है और ये मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा। भाई जिसके पास पैसे कम है उसके लिए बना दो, जिसके पास ज्यादा है वो पैसे निकाल लो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पहले दो केस में हमें रेवेन्यू से पैसे निकालकर URR में डालने थे, और तीसरे केस में बेटा URR से पैसा निकालो, यानी प्रोविजन से पैसे निकालकर आप अपने रेवेन्यू अकाउंट में डाल दो। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने अभी तक क्या समझा, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले मैंने आपको क्या कैलकुलेट करवाया, नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम नहीं कैलकुलेट करोगे तो आप URR का चेंज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बच्चों। इसके बाद में मैंने चेंजेज इन URR निकाला, उसकी जर्नल एंट्री बना दी। अब आपको एग्जाम में बोला जाता है कि आप इसकी जर्नल एंट्री तो बना दी आपने, आप इसका अकाउंट बनाकर दिखाओ। ये लो, तो URR अकाउंट कैसे बनेगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता तो दिया था। बहुत ही सिंपल अकाउंट है बेटा। इसमें आपको 3 डिवीजन है तो तीनों के लिए 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, पहला हमें प्रॉब्लम किससे रिलेटेड बता रहे हैं, फायर और मिसलेनियस। अब आपके पास ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग कितना रखना है, कितना चेंज हुआ, बस उसका इंपैक्ट यहां पर दिखा दो और अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। अब जल्दी से एक बात बताओ, URR क्या है, बेसिकली एक प्रोविजन है। तो प्रोविजन हमारे लिए हमेशा लायबिलिटी होती है। तो बेटा आपके पास ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस कितने रुपए है वो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस BD। तो इस डिवीजन के लिए हमारे पास 15 करोड़ है, इसके लिए 20 करोड़ और इसके लिए 5 करोड़। लास्ट में हमें URR मेंटेन करना है, हमने अभी अभी कैलकुलेट करके देखा था। इस वाले डिवीजन में 18 करोड़ मेंटेन करना है, इसमें 21.85 मेंटेन करना है और इसमें 4.5 करोड़ मेंटेन करना है। ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। अब जो भी बेटा कम या ज्यादा है उसे रेवेन्यू अकाउंट से एडजस्ट करवा दो। यहां पर पहले वाले दो में रेवेन्यू डेबिट होगा तो यहां पर आ जाएगा बाय रेवेन्यू अकाउंट, यानी मरीन बिजनेस में रेवेन्यू अकाउंट से पैसे डाले जाएंगे 3.3, इसमें 1.85 और इसमें ज्यादा थे तो पैसे URR से निकालकर हम रेवेन्यू अकाउंट में भेज देंगे। यानी ऊपर मैंने एंट्री भी बता दी थी, अब इसकी लेजर पोस्टिंग भी करके दिखा दी बेटा। ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 21.85 करोड़, ये आ जाएगा 5 करोड़, ये 18.30 था सर। ये क्लियर है, 21.85 और लास्ट में 5 करोड़। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा URR अकाउंट भी हो गया बेटा। तो ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना मेंटेन, जो डिफरेंस है वो रेवेन्यू अकाउंट से एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम बेटा बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और 8 नंबर का वेटेज कवर करती है। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कोई डाउट होना चाहिए। तो ये बेटा हमारी एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको कवर करवा दी। किससे रिलेटेड जी, ये प्रॉब्लम थी बेटा आपकी अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए हमने एक प्रॉब्लम आपके साथ कवर कर ली है।
अब बच्चों इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम और है, ये वाला। ये आज की क्लास में आपका होमवर्क है 14 नंबर, आज आपको करके आना पड़ेगा। होमवर्क में मैंने आपको ये दे दिया। इन बातों को समझने के बाद बेटा अब हमें आज की क्लास में रेवेन्यू अकाउंट बनाने प्रॉपर रेवेन्यू अकाउंट कैसा बनता है वो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हमें बताइए सर। तो अभी मैं आपको करवाना स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो आप प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाओ। सारे बच्चे प्रॉब्लम नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे इसका आंसर तैयार होगा वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रिपेयर करो फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अग्नि फायर इंश्योरेंस कंपनी। यानी बेटा आपसे एक इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट मांगा जा रहा है एज पर IRDA रेगुलेशंस 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कह रहा है सर हमने क्लेम पे कर दिया 6 लाख रुपए का। हमारे लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग क्लेम, आपको याद होगा बच्चों लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, अगर कोई भी एक्सपेंस जो डायरेक्टली क्लेम से रिलेट करता है जैसे कि सर्वेयर फी, जैसे कि बेटा लीगल एक्सपेंस, वो सारी चीजें क्लेम का ही पार्ट बनेंगी। तो यहां पर बेटा ये 10,000 भी क्लेम का ही पार्ट बनने वाला है। कह रहा हमें 12,50,000 का प्रीमियम मिला जिसमें से री इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का मतलब होता है सीडेड वाला बिजनेस। कमीशन हमारा 3 लाख, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों 2 लाख, प्रोविजन अगेंस्ट URR हमारा है 5,75,000 रुपए का, क्लेम अनपेड बताया जा रहा है 50,000 का, और क्लेम अनपेड 31 मार्च 19 का बताया जा रहा है 80,000। URR बनाना हमें 50% है। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं तुम्हें यहां पर कुछ बातें समझाता हूं, आराम आराम से मेरे साथ ध्यान देंगे बेटा। इस प्रॉब्लम को करने के लिए देखो मैं पहले आपको रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बनवा रहा हूं जी। क्यों सर? अरे बेटा वो बाद में बना लेंगे, क्या दिक्कत है, पहले आप यहां पर आ जाओ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी बच्चों। सबसे पहले जैसे सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1, याद है शेड्यूल नंबर 1 किसका था? प्रीमियम अर्न्ड की बात करता था। प्रीमियम अर्न्ड की बातें की जाती थी। तो यहां पर एक साइड में प्रीमियम अर्न्ड का शेड्यूल बना दूंगा, एक साइड में बेटा मैं आपको क्लेम इनकर्ड का बना दूंगा। चलिए अभी इधर ध्यान दो। सबसे पहले प्रॉब्लम पे आ जाओ। प्रॉब्लम में कह रहा हमें 12.5 लाख रुपए का प्रीमियम मिला, बताया नहीं डायरेक्ट इंश्योरेंस जो भी है। तो हम एक सिंपल तरीके से क्या लिख देंगे? प्रीमियम रिसीव्ड। हमें प्रीमियम का पैसा मिलता है बेटा 12,50,000। ओके, आगे रीड करो। प्रीमियम से रिलेटेड कह रहा हमने री इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 50,000, इसका मतलब ये होता है सीडेड। तो लेस कर देंगे री इंश्योरेंस सीडेड। री इंश्योरेंस सीडेड, मैं क्या बोलूंगा, ये सीडेड वाला था, और सीडेड का अमाउंट है बच्चों 50,000 रुपए। अब अगर आप ध्यान से देखो ना यहां पर कहीं पर भी बेटा मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया गया एक्सेप्टेड का अमाउंट। सिर्फ किसका अमाउंट बोला गया जी? सीडेड का अमाउंट बताएगा, वो भी कितने रुपए बेटा? 50,000। तो 12,50,000 हमें टोटल मिला, उसमें से 50,000 हमने सीड कर दिया इंश्योरेंस, तो 12 लाख रुपए हमारा कौन सा प्रीमियम बनेगा? तो हमारा प्रीमियम का अमाउंट बनकर आता है बेटा नेट प्रीमियम 12 लाख रुपए। अगर बच्चों इसको रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग कोई ओपनिंग वगैरह होता उसको एडजस्ट करवाता, अगर एक्सेप्टेड के बारे में भी बोला था तो उससे भी सेट करवाता, बट नेट प्रीमियम 12 लाख और बात खत्म। आगे की बातें समझते। क्लेम हमने कितने रुपए का पे कर दिया? 6 लाख रुपए का। तो सबसे पहले क्लेम में आ जाएगा क्लेम पेड। आराम से समझना बेटा, क्लेम पेड का अमाउंट है बच्चों 6 लाख रुपए। ठीक है जी, क्लेम पेड है हमारा 6 लाख रुपए का। अब क्लेम पेड के लिए इन्होंने कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बताया, तो क्लेम पेड का अमाउंट ले लूंगा बेटा पहले तो 6 लाख। अब यहां पर आ जाओ, लीगल एक्सपेंस को एक बार इग्नोर कर दो। यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है ओपनिंग क्लेम है 50,000। आप सभी को पता है ओपनिंग पेबल माइनस होता है, इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग पेबल। ओपनिंग पेबल या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उसकी अमाउंट है बच्चों 50,000।
तो 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा बेटा। बेटा एक्चुअल बेसिस पे करना है ना, और ऐड कर देंगे क्लोजिंग पेबल को, और बेटा यहां पर क्लोजिंग पेबल ऐड कर दिया जाएगा। ये देखो ना, क्लोजिंग पेबल का अमाउंट है क्लेम अनपेड यानी ईयर एंड का 80,000 रुपए। तो इसी के साथ अगर हम इसका टोटल लगाएं तो इसका टोटल आ जाएगा 6,30,000। पहले तो ये बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं है? हाँ जी सर, ये तो समझ आ गया। अब एक और बात समझना, ये हमारा क्लेम से रिलेटेड बातें। इसके अलावा बेटा क्लेम के ऊपर हमें बताया गया है लीगल एक्सपेंस हो गया। बेटा क्लेम पे अगर कोई लीगल एक्सपेंस, कोई सर्वेयर फी होती है, क्लेम का पार्ट बनता है। लीगल एक्सपेंस बताया गया है बच्चों 10,000 रुपए का। तो इसी के साथ ये हमारा क्लेम इनकर्ड कैलकुलेट हो गया 6,40,000 रुपए का। बेटा क्लेम इनकर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा क्लेम इनकर्ड 6,40,000 रुपीज। तो इसी के साथ हमारा ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। शेड्यूल नंबर 3 बेटा कमीशन की बात करता है। शेड्यूल नंबर 4 एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है। अब सुनो, कमीशन को लेकर बेटे ध्यान से समझना, कमीशन को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 3 में चले जाएंगे 3 लाख। और मैनेजमेंट को एक्सपेंस को लेकर भी कुछ नहीं बोला गया, तो ये डायरेक्टली मैनेजमेंट में चला जाएगा 2 लाख। बट यहाँ यूआरआर के बारे में बोला गया कि हमें 50% यूआरआर बनाना पड़ेगा। तो यूआरआर की बेटा यहां पर एडजस्टमेंट लगने वाली है। कैसे मैं बता देता हूं। अब यूआरआर का एडजस्टमेंट अगर आपको लगाना है तो इधर आ जाओ, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। चेंजेस इन यूआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेंजेस इन यूआरआर एक ही डिवीजन है बेटा, तो सीधा सीधा अमाउंट का कॉलम बना देता हूं, बात ही खत्म हो जाती। भाई एक डिवीजन है ना हमारा, तो एक से ज्यादा डिवीजन होते तो अलग अलग कॉलम बनाए जाते। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा बच्चों नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम अर्न्ड, इसे मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर ए। और नेट प्रीमियम अर्न्ड ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा बच्चों 12 लाख रुपए। 12 लाख आपका नेट प्रीमियम अर्न्ड है। अच्छा, यूआरआर का परसेंटेज कितना बताया गया? यूआरआर रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी बताई गई साहब? 50%। इस बात का मतलब क्या है कि ध्यान से समझना, 12 लाख रुपए का हम प्रीमियम कमाते हैं, 50% हमें यूआरआर में डालना है। तो इसका मतलब आ जाएगा आपका क्लोजिंग यूआरआर। क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड, हमें कितना यूआरआर चाहिए? तो ए इंटू बी कर दो बेटा। तो आपको क्लोजिंग यूआरआर मेंटेन करना पड़ेगा जी 6 लाख रुपए। दोबारा सुनो, 12 लाख रुपए हमारा नेट प्रीमियम है, 50% यूआरआर में डालना है, तो हमें क्लोजिंग यूआरआर चाहिए 6 लाख रुपए का। उसमें से माइनस कर दो ओपनिंग यूआरआर। ओपनिंग यूआरआर का बैलेंस कितना आपके पास? ओपनिंग यूआरआर में आपके पास पहले से 5,75,000 रुपए पड़े। बेटे ध्यान से समझना, हमें यूआरआर 6 लाख रुपए का बनाना है, बट हमारे पास पहले से 5,75,000 यूआरआर में रखे हुए हैं। तो मैं आपको क्या कहूंगा, हमें और यूआरआर बनाना पड़ेगा। तो चेंज इन यूआरआर आप सारे बच्चे जानते हो, यानी इतने रुपए का यूआरआर बनाना है। यूआरआर बनाने का मतलब रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस कम करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनेगा। अब अगर आप इस प्रॉब्लम में इसका प्रॉपर अब आंसर बनाओ, रेवेन्यू अकाउंट अगर बच्चों तुम्हें बनाना पड़ेगा तो मालूम आप कैसे बनाओगे। रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट आपको मैंने लास्ट क्लास में बेटा समझा दिया था पूरा का पूरा। 4 शेड्यूल बनते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा बच्चों शेड्यूल नंबर, और यहां पर आ जाएगा जी अमाउंट। हाँ जी सर, सबसे पहले बताओ क्या आता था? सबसे पहले लिखा जाता था प्रीमियम अर्न्ड। प्रीमियम अर्न्ड की अमाउंट शेड्यूल नंबर 1 से आती थी, जो कि हमारी 12 लाख रुपए आई थी। फिर मैंने बताया था चेंजेस इन यूआरआर। इस प्रॉब्लम में 25,000 का यूआरआर बनाना पड़ेगा। यूआरआर बनाने का मतलब एंट्री क्या बनेगी? रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर। तो यहां से यूआरआर माइनस हो जाएगा, लेस करना पड़ेगा। चेंजेस इन यूआरआर,
यानी आपको रेवेन्यू अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे, तो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। चेंजेस इन यूआरआर, ये 25,000 यहां से बेटा क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो ये कितना बचेगा, 11,75,000। ये टोटल हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। हाँ जी सर, अरे बेटा ऐसा ही तो होगा। अब सुनो, आप अगर मॉड्यूल वगैरह में या कुछ और बुक्स में देखोगे, वो यहां पर इसको ऐसे भी एडजस्ट कर देते हैं जो मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, ये जो 12 लाख यहां पर लिखा हुआ ना, उसी में यहां ले जाकर ये 25,000 माइनस कर देते हैं बेटा। अरे बेटा इसकी एक और प्रेजेंटेशन हो सकती है और यहीं पर आ जाए 11,75,000। सुनना, मैंने आपको ध्यान से सुनना, जो रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाया मैंने वहां अलग से लिखवाया है चेंजेस इन यूआरआर। बहुत सारे टीचर्स बुक्स क्या करते हैं बेटा, वहां पर चेंजेस इन यूआरआर का हेडिंग नहीं डालते हैं और वो वर्किंग नोट जो बनाते हैं ना प्रीमियम वाला, वहीं पर यूआरआर के चेंज को एडजस्ट करवाकर बैलेंस अमाउंट को रेवेन्यू अकाउंट में डाल देते हैं। तो अगर आप बैलेंस अमाउंट लेकर जाओगे तो यहीं से 11,75 ट्रांसफर होगा, बट मैंने तो बेटा आपको बता रखा ना कि चेंजेस इन यूआरआर मैं वहीं दिखाता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी कर लो। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गई। इसके बाद में आएगा बच्चों क्लेम इनकर्ड। अब अगर हम क्लेम इनकर्ड की बात करें तो शेड्यूल नंबर बना हुआ जी 2। क्लेम इनकर्ड पे बेटा 6,40,000 रुपए की अमाउंट है, तो 6,40,000 आ जाएगा क्लेम इनकर्ड पे। फिर आ जाएगा बच्चों कमीशन का अमाउंट। कमीशन के लिए शेड्यूल नंबर 3 है। कमीशन का सीधा सीधा अमाउंट दिया गया 3 लाख रुपए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बेटा बताया गया है कमीशन के अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट एक्सपेंस के लिए शेड्यूल नंबर 4 होता था, याद करो। तो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट को मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दिया, जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। इसी का टोटल लगाओगे तो ये आपके सारे के सारे एक्सपेंस हो जाएंगे। लगाइएगा जरा टोटल, 6,40,000, 3 लाख प्लस 2 लाख, 11,40,000। आपकी इनकम थी 11,75, खर्चा हो गया 11,40, टोटल एक्सपेंस। इससे आप बोल दो ए, इसे बोल दो बी, ए माइनस बी कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यानी इस वाले प्रॉब्लम में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ए माइनस बी, और मालूम है कितने रुपए का, 35,000। ये आपका रेवेन्यू अकाउंट बनकर तैयार है। बताइए रेवेन्यू अकाउंट समझ आया कि नहीं आया? बड़े आराम से बेटा ये रेवेन्यू अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो पहले यहां तक बताओ, फिर आगे की बातें करेंगे बेटा। हाँ जी सर, ये तो समझ आ गया। प्रॉब्लम नंबर 10 को रीड करना स्टार्ट करो। पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूं यहां से। Prepare the fire revenue account as per IRDA regulation for the year ended 31 मार्च 2008। और आपको डिटेल बताई जा रही है बेटा। क्लेम पेड बताया गया 4,90,000 का। कह रहा सर क्लेम पेड है 4,90,000 का। लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग क्लेम,
क्लेम से रिलेटेड लीगल एक्सपेंस है 10,000 के। कह रहा हमें प्रीमियम मिला 13 लाख रुपए का, प्रीमियम रिसीव्ड है बेटा ये। फिर बता रहा है री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो ये माइनस कर देंगे। कमीशन बताया गया, एक्सपेंस बताया गया, प्रोविजन अगेंस्ट यूआरआर 5,50,000, क्लेम अनपेड बताया गया 50,000, क्लेम अनपेड बताया गया क्लोजिंग वाला। यानी ये तो वैसा ही प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा जैसा हमने अभी अभी किया। तो आप ये तो बेटा खुद से भी कर सकते हो। यानी इस प्रॉब्लम को तो बड़े आराम से आप बच्चे तैयार कर पाएंगे। इसका आंसर बता देता हूं बेटा मैं कितना आएगा। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 1,20,000। बस यहां पर आपको ध्यान क्या रखना वो मैं बता देता हूं। देखो एक एक शेड्यूल बता देता हूं जल्दी जल्दी। क्लेम पेड है बेटा 490 प्लस 10, तो क्लेम पेड में अगर क्लेम की कैलकुलेशन करें तो हम क्या करेंगे, 4,90,000 ले लेंगे, उसमें 10,000 और प्लस कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर नीचे क्लेम अनपेड बताया 50, तो 50,000 उसमें माइनस कर देंगे और 80,000 प्लस कर देंगे। तो ये क्लेम की अमाउंट आ जाएगी 5,30,000। तो क्लेम का वैल्यू आ जाएगा 5,30,000 रुपीज। चलो सर ये तो समझ में आ गया। प्रीमियम मिला हमें 13 लाख, उसमें से पेड कर दिया 1 लाख, तो यहां पर आ जाएगा 13 लाख, माइनस कर दोगे बच्चों 1 लाख रुपए, तो नेट प्रीमियम आ गया हमारा 12 लाख। शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 की कैलकुलेशन हो जाएगी इससे, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। फिर चेंजेज इन यूआरआर कैलकुलेट करोगे, चेंजेज इन यूआरआर। अब यूआरआर जब आप बनाने लगोगे तो क्या यहां पर आपको कुछ बताया गया? नहीं। कौन सा डिवीजन है बेटे? फायर डिवीजन। इसका मतलब आपको कितना परसेंट, आपको यूआरआर का रेट नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपको पता है ना बेटा फायर डिवीजन में 50% बनता है। तो यहां पर आप कहोगे क्लोजिंग यूआरआर, क्लोजिंग यूआरआर कितना होना चाहिए, शॉर्टकट में बता रहा हूं। 12 लाख का नेट प्रीमियम कमाते हो, 50% आपको यूआरआर बनाना होता है। 12 लाख का 50% आप 6 लाख मेंटेन करोगे, उसमें से ओपनिंग यूआरआर माइनस कर दो 5,50,000, तो चेंजेज इन यूआरआर कितना आ जाएगा 50,000। इससे आप क्या करोगे, रेवेन्यू अकाउंट में माइनस कर दोगे। यानी रेवेन्यू अकाउंट में इनकम लिखोगे 12 लाख, उसमें से 50,000 माइनस कर देना। मैं ये कमीशन चला जाएगा शेड्यूल 3 में, ये चला जाएगा शेड्यूल 4 में, बाकी सब ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बेटा यहां पर आपका 1,20,000 रुपए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यानी ये प्रॉब्लम नंबर में अगर बात करूं बेटा, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 10, और आप बड़े आराम से प्रॉब्लम नंबर 10 को कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 10 अब आपके होमवर्क में रहेगा बच्चों। अब आप अगली प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नंबर 11। सभी बच्चे प्रॉब्लम नंबर 11 को जी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा प्रॉब्लम नंबर 11, एक बार रीड करो फिर हम इसको करवाते हैं बेटा आपको। पढ़ लो सारे बच्चे क्या कह रहे हैं। इसमें भी रेवेन्यू अकाउंट मांगा गया है। रेवेन्यू अकाउंट बेटा बनाना कोई टफ काम थोड़ी है। रेवेन्यू अकाउंट तब बनाना बहुत इजी हो जाता है जब आपको शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3 सब कुछ बनाना आता होगा। पढ़ो मेरे साथ क्या कह रहे हैं। कह रहा है सन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस की बातें की जा रही है। कह रहा है डायरेक्ट बिजनेस पे हमने प्रीमियम कमाया 65,75,000, 9,50,000। प्रीमियम हमने दे दिया 475। क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर बताया, क्लेम पेबल बताया, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लेम रिसीव्ड बताया, क्लेम रिसीव्ड बता दिया, क्लेम रिसीव्ड फिर अलग बताया दोबारा से। ठीक है बेटा। फिर ये बता रहा है क्लेम, ये इसको ठीक करो, ये रिसीव्ड नहीं आएगा बेटा, रिसीवेबल आएगा। यानी ये आउटस्टैंडिंग की बातें की जा रही है। 65,000 और 1,10,000। एक्सपेंस मैनेजमेंट के बताए गए हैं जी बेटे 2,30,000। कमीशन बताया जा रहा है
एक्सेप्टेड वाले पे 1.5 लाख और उस पे 11 और 15। अभी हमने सिर्फ रीड किया, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। मैनेजमेंट के खर्चों में, यानी ये 2,30,000 जो गिवन है ना, उसमें इंक्लूड है 35,000 सर्वेयर फी के, 35,000 हमारे सर्वेयर फी के नाम से बेटा इंक्लूडेड है, और 45,000 लीगल एक्सपेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी 35,000 सर्वेयर फी है और 45,000 हमारा लीगल एक्सपेंस है। रिजर्व फॉर यूआरआर टू बी मेंटेन्ड 40%, 40% बनाना है। बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर यूआरआर 24,50,000। हमारे पास ओपनिंग यूआरआर है 24,50,000। कह रहा आप रेवेन्यू अकाउंट बनाकर दिखाओ इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर। अब मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनो। हमें बनाना रेवेन्यू अकाउंट है, तो पहले एक काम करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बना दो बेटा। यहां पर ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 11 बेटा, प्रॉब्लम नंबर 11 है ना बेटा। हाँ जी सर, चलो करते हैं इसको। प्रॉब्लम नंबर 11 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे हम बनाने जा रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट। आप सभी को पता है रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, एक पार्टिकुलर का कॉलम, एक शेड्यूल नंबर का और एक अमाउंट का कॉलम बन जाता है। तो ऐसे बेटा मैं यहाँ रेवेन्यू अकाउंट का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। आप ये मानकर चलो बेटा इंश्योरेंस कंपनीज वाला ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान साबित होने वाला है अगर आपने इसकी बताई हुई सभी प्रॉब्लम्स को बढ़िया से कर लिया, तो आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। यहाँ पर तो एक शेड्यूल नंबर का कॉलम बना दिया और एक अमाउंट का कॉलम बना दिया। इस बार आपको यूआरआर का परसेंटेज अलग बताया बेटा, तो आप वही परसेंटेज काम में लोगे। यहां पर आएगा प्रीमियम, प्रीमियम अर्न्ड, इसका बेटा शेड्यूल नंबर 1 बनाता हूं, ठीक है जी। इसके बाद में आपके पास ना कोई प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ना कोई अदर इनकम है। इसके बाद में आता है चेंजेस इन यूआरआर। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, अभी तो मालूम नहीं है बेटा। ज्यादातर लोग बेटा चेंजेस इन यूआरआर को वर्किंग नोट में एडजस्ट कर देते हैं, टीचर्स उसे वर्किंग नोट में एडजस्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर अलग से दिखाते हैं, ये भी करेक्ट है बेटा। यहां पर आ जाएगा बच्चों आपकी टोटल इनकम, कैसे भी कर दो, आपको कर कर आना है। इसके बाद में एक्सपेंस में सबसे पहले आएगा बच्चों क्लेम इनकर्ड, क्लेम इनकर्ड शेड्यूल नंबर 2। फिर आ जाएगा कमीशन, कमीशन का आपको पता है शेड्यूल नंबर 3 होता है। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस बोल दो या सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दो, शेड्यूल नंबर 4। फिर इसका टोटल लगा दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, टोटल एक्सपेंस कहलाता है बेटा। टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस आ गया, इसे बोल देते हैं ए, और टोटल एक्सपेंस को बोल देंगे बी। यहां पर आ जाएगा बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे, ए माइनस बी कर दोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है तो इसके लिए बनाने पड़ेंगे अपने को वर्किंग नोट। यहां पर सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 बनेगा। चलिए आ जाओ बेटा, सबसे पहले अब आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट का अलग और बाकी का अलग। अब डायरेक्ट बिजनेस पे आपको 65-75 दिया हुआ है, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बताया गया बेटा। प्रीमियम को लेकर कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं बताया गया, तो 65,75,000 ले लूंगा डायरेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका डायरेक्ट बिजनेस, यानी ये डायरेक्ट बिजनेस का है 65,75,000। अब एक बात बताओ, प्रीमियम रिसीव्ड और री इंश्योरेंस के कॉलम में लिखा बेटा, री इंश्योरेंस में प्रीमियम कब मिलता है, जब एक्सेप्टेड वाला बिजनेस होता है। इसका मतलब ये कहलाएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड।
और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड की अमाउंट है बेटे 9,50,000, तो 9,50,000 इसमें ऐड कर देंगे। और नीचे बताया गया है प्रीमियम पेड 4,75,000, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दो री इंश्योरेंस पेड, री इंश्योरेंस सीडेड के नाम से। बेटा एक्सेप्टेड प्लस होता है, सीडेड माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 4,75,000 रुपीज। ये हमारा नेट प्रीमियम आ जाएगा जी। कितने रुपए आ रहा है, कैलकुलेटर लो और बताओ। ये आ गया बेटा आपका 70,50,000 रुपए, 70,50,000 रुपीज। इसके साइड में कर देता हूं चेंजेज इन यूआरआर का नोट बेटा। अरे बच्चों चेंजेज इन यूआरआर कैलकुलेट कर देता हूं। हाँ जी सर करो। मैं चेंजेज इन यूआरआर को बेटा वहीं ले जाकर दिखाता हूं, अदरवाइज आप चेंजेज इन यूआरआर को यहां शेड्यूल नंबर 1 के वर्किंग नोट में भी एडजस्ट करवा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे को लेना पड़ेगा नेट प्रीमियम, जो कि अभी अभी निकाला गया है 70,50,000 रुपए का। फिर आपको लेना पड़ेगा बेटा परसेंटेज ऑफ यूआरआर, यूआरआर का प्रतिशत क्या है, परसेंटेज ऑफ यूआरआर, यूआरआर का परसेंटेज बेटा बी कॉलम में लिख देंगे। उसका प्रतिशत बताया गया है एज पर प्रॉब्लम 40% बताया गया, 40% उसका प्रोविजन आ जाएगा बेटा। तो यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग यूआरआर, क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड, इसका मतलब 70,50,000 का 40% मेंटेन करना है, तो 28,20,000 का क्लोजिंग यूआरआर होना चाहिए। आपके पास जो पहले से यूआरआर है वो माइनस कर दो, माइनस ओपनिंग यूआरआर। भाई 28,20,000 मेंटेन करना है ना, 24,50,000 पहले का बैलेंस रखा हुआ है, वो 24,50,000 माइनस कर दो। डिफरेंस आपको इस साल और बनाना पड़ेगा, 24,50,000 माइनस करोगे तो 3,70,000 का चेंज आ जाएगा बेटा यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके दो तरीके हैं, या तो अब यहीं से 370 माइनस करके नेट अमाउंट को ले जाओ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, प्रीमियम अर्न दिखा दूंगा 70,50,000, 70,50,000 तो आ जाएगा ये वाला अमाउंट, और उसमें से माइनस कर दूंगा 3,70,000। तो 70,50,000 में से 3 लाख, सर क्या 70,50,000 माइनस 3,70,000, ये बचेगा 6680 लाख। चलिए 80,000, 66,80,000 आ गया। सेकंड बेटा अब हमें क्लेम की बातें करनी है, तो क्लेम पेड भी बताया, पेबल भी बताया, और नीचे बेटा सर्वेयर और लीगल एक्सपेंस भी बताए। तो इस बार हमें क्लेम का प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जी। अब क्लेम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका हमें एक वर्किंग नोट यहां पर तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आ जाता है शेड्यूल नंबर 2, यहां पर मैं लिखूंगा क्लेम इनकर्ड, और मैंने आपको बेटा क्लेम इनकर्ड पे पूरा अच्छे से बताया था। तो सबसे पहले ये बोला जाएगा डायरेक्ट बिजनेस का, इतना ओपनिंग है और इतना क्लोजिंग है, तो इसको सेटल करो पहले। तो अलग अलग लिख देंगे ऐसे, डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस में 3 बातें, पहले आ जाएगा क्लेम पेड, कितना हमने एक्चुअल में पे कर दिया, यानी सबसे पहले आप पेड वाली अमाउंट बताओगे, क्लेम पेड का अमाउंट बताओ बेटा कितना। क्लेम पे कर दिया गया 42,50,000, तो ये आ जाएगा 42,50,000 रुपए। उसके बाद में देखो बेटा आपका ओपनिंग पेबल है 6,25,000, उसे माइनस कर देंगे, माइनस ओपनिंग पेबल, ओपनिंग बैलेंस बच्चों माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे क्लोजिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल बेटा ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे चलता है। 6,25 प्लस 7 18, तो 6,25,000 तो हो जाएगा माइनस, 7,18,000 हो जाएगा जी प्लस, इसका टोटल इधर आ जाएगा। तो 42,50,000 माइनस 6 लाख,
42,50,000 माइनस 6,25,000 प्लस 7,18,000, ये आ जाएगा डायरेक्ट बिजनेस का 43,43 43,43,000। बहुत बढ़िया। अब ये टेबल यहाँ खत्म थोड़ी हो गया, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। यहां पर आ जाओ। अब बेटा ये वाला जो पेड है ये एक्सेप्टेड पे किया गया होगा, तो अब आ जाएगा प्लस। यहां पर प्लस का साइन लिखकर मैं क्या लिखूंगा, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, क्योंकि एक्सेप्टेड पे जो प्रीमियम क्लेम जाएगा वो भी हमारा एक्सपेंस ही होगा, और सीडेड पे हमें मिलेगा इसलिए वो माइनस हो जाएगा बेटा। तो हमने पे किया 5 लाख रुपए, तो क्लेम पेड, सबसे पहले पेड वाला अमाउंट ले लेंगे जो कि है हमारा 5 लाख रुपीस बच्चों। उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ओपनिंग पेबल वाला अमाउंट और प्लस कर देंगे क्लोजिंग पेबल। तो ओपनिंग पेबल हमारा है 87,000, वो माइनस कर दो, प्लस 60,000। तो जरा बताना कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 60,000 माइनस 87,000, 4,73,000। अब आ जाएगा सीडेड। सीडेड बेटा माइनस होता है, ये याद रखना, री इंश्योरेंस सीडेड। और जब सीडेड पे जाओगे तो आपको मिलेगा, तो देखो कहां पर दिया हुआ है, क्लेम रिसीव्ड 3,25,000, हमें मिला 3,25 का, तो यहां पर आ जाएगा क्लेम रिसीव्ड 3,25,000। और आगे बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग का है 65 माइनस और 1 10 प्लस, 65,000 माइनस हो जाएगा और 1,10,000 हमारा प्लस हो जाएगा। बताना इसका नेट कितना आ रहा है, 3,25,000 प्लस 1,10,000 माइनस, एक सेकंड, 3,25,000 प्लस 1,10,000 माइनस 65,000, 3,70,000। बट ये माइनस होने वाले हैं बेटा। अब बताओ कितना आ रहा है, पहले आया था हमारा 43,43, तो डायरेक्ट बिजनेस वाले में एक्सेप्टेड वाला 4,73 प्लस कर देंगे और सीडेड वाला 3,70,000 माइनस, तो आ जाएगा बेटा हमारा 4,446,000। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लीगल एक्सपेंस वगैरह दिए गए थे, एक्सपेंस ऑन क्लेम, दोनों में एक साथ ही लिख देता हूं बेटा, एक्सपेंस ऑन क्लेम अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख दो, सेटलमेंट मतलब लीगल और सर्वेयर के नाम से, बट 35 प्लस 45 80,000 रुपए, 35 ये प्लस 45 ये हमारा 80,000 रुपीज हो जाएगा। $45,26,000 ही आ जाएगा हमारा, 45,26,000 रुपीज। क्लियर है बेटा। तो आ जाएगा 45,26,000 यहां पर, 45,26,000। ऐसे ही आपको कमीशन से रिलेटेड भी बातें बताई गई हैं, कमीशन 1,50,000 एक्सेप्टेड वाला प्लस सीडेड वाला माइनस। तो शेड्यूल नंबर 3 आप कमीशन को लेकर भी बना सकते हो, यहीं पर बना देता हूं, यहां पर शेड्यूल नंबर 3 कमीशन। तो कमीशन को लेकर हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन, डायरेक्ट बिजनेस का था 1,50,000 बेटा, डायरेक्ट पे 50, एक्सेप्टेड उसमें 11,000 प्लस एक्सेप्टेड,
11,000 माइनस सीडेड है, और सीडेड जो हमने पे कर दिया 14,000 ये माइनस हो जाएगा। इससे हमारा कमीशन भी कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। तो 1,50,000 प्लस 11,000 माइनस 14,000 ये आ जाता 1,47,000। इसके बाद में आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट है बेटा 2,30,000, जिसके अंदर से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा होता है, मैनेजमेंट खर्चों में ही ये 35 और 45 इंक्लूडेड थे। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाओगे तो 2,30,000 नहीं बोला जाएगा, आप बोलोगे 2,30,000 में से जो सर्वेयर फी और लीगल एक्सपेंस इंक्लूडेड था वो यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा सिर्फ आपके लिए बेटा, अगर हम बात करें तो 1,50,000 रुपए का। और इसकी मदद से अगर हम देखें तो हमारा टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ये आ जाएगा 48,23,000 हमारे एक्सपेंस का टोटल। और इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 18,57,000। क्या ये आपको समझ आ जाता है बताइए? इसी के साथ ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर 11 बेटा बढ़िया प्रॉब्लम थी। प्रीमियम अर्न्ड अलग से निकाला, चेंजेस इन यूआरआर कैलकुलेट किया, टोटल इनकम आ जाती है, फिर क्लेम इनकर्ड, फिर कमीशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से 80,000 क्यों माइनस किए? ये जो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख रहे हो इसके अंदर आपका लीगल चार्जेस और सर्वेयर फी इंक्लूडेड है। ये दोनों एक्सपेंस हम क्लेम का पार्ट बना चुके हैं, इसलिए यहां नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है हमारा 18,57,000। ये हमारे इतने सारे वर्किंग नोट बने, जरा देखो इन वर्किंग नोट्स को एक बार। शेड्यूल नंबर 1 में हमने क्लेम निकाला, फिर चेंजेस इन यूआरआर। ये हमारा प्रीमियम था, इसका 40%। 40% क्यों कैलकुलेट किया? प्रॉब्लम ने बोला था कि यूआरआर 40% मेंटेन करना है। तो हमारा क्लोजिंग आ गया, उसमें से ओपनिंग यूआरआर कितना वो माइनस कर दो, तो आ जाएगा चेंजेस इन यूआरआर 3,70,000 रुपए का। फिर अगर हम बात करें बेटा क्लेम इनकर्ड की, तो क्लेम हमारा डायरेक्ट बिजनेस से तो इतना हुआ, उसमें बेटा एक्सेप्टेड वाला प्लस कर देना और सीडेड वाला माइनस, इसमें एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ऐड कर देंगे तो 45,26,000 आ जाते हैं। और इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आया था 18,57,000 रुपए का। प्रॉब्लम नंबर 11 हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा, अदरवाइज अब हम आपको लास्ट प्रॉब्लम थी बेटा जो आज हमें करवानी थी। अब बाकी का जो पार्ट होगा वो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कवर करवाएंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही पार्ट कवर करना था। रही बात बेटा होमवर्क की, आज हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे। लास्ट क्लास में जो जो पार्ट कवर करवाया था, जो प्रॉब्लम्स करवाई थी उनको जाकर करो, आज जो करवाया उनको जाकर करो। और आप एक काम कर लेना, जो पिछली क्लास में होमवर्क वाली प्रॉब्लम्स थी अगर आपने उनको अभी तक नहीं किया है तो आज उनको जाकर जरूर ट्राई करना। फिर अगर उनके अंदर उनका आंसर क्या होगा, कोई डाउट होगा, तो वो अगली क्लास में यानी कल वाली क्लास में हम आपसे बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो अभी बेटा आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, कल मिलेंगे आगे की प्रॉब्लम्स के लिए। आगे का पार्ट बेटा कल वाली क्लास में कवर किया जाएगा, ठीक है जी।